और वो है क्या? परमाणु ऊर्जा जलवायु के लिए अच्छी है। यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि जो भी न्यूक्लियर पावर है वो न्यूक्लियर पावर क्लाइमेट के लिए अच्छी चीज है क्या? ये एक सवाल बनता है। अब आप पूछेंगे कि सर इस सवाल के मायने क्या हैं? देखिए मायने ये हैं इस सवाल के, परमाणु ऊर्जा जलवायु के लिए अच्छी है, इस सवाल को क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि रिसेंट डेज में एक चर्चा छिड़ गई है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, कल मैंने अपने पेड क्लास में भी यह सवाल पूछा था। एक तो यह तथ्यात्मक जानकारी है, याद कर लीजिए कि भारत 2032 तक अपने पास में 63 गीगावाट जो बिजली है वो उत्पादित करेगा न्यूक्लियर एनर्जी से। मैं एक सिंपल सा सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूं, हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपसे प्रश्न है, प्रश्न क्या है? यस और नो में आंसर दें। मेरे पास पोल का ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज मैं यहां पे पोल भी करवा लेता आप लोगों से। सवाल यह है कि हम लोग दो प्रकार की ऊर्जाएं पढ़ते हैं। एनर्जी जब हम पढ़ रहे होते हैं तो एनर्जी दो प्रकार की पढ़ रहे होते हैं। एक एनर्जी का नाम होता है रिन्यूएबल एनर्जी और एक एनर्जी का नाम होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। आपसे सवाल यह है, आपको आर लिखना है और एन लिखना है। दो ऑप्शंस हैं आपके सामने, किस चीज के लिए? सवाल है आपके सामने कि बताएं जो न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी बोले तो जो हमारे पास में स्थित परमाणु ऊर्जा है जो यूरेनियम से पैदा की जाती है, वो आर है कि एन है? पहले तो आप मुझे यह बताएं, फिर मैं आपसे सवाल के बारे में आगे की जानकारी एकत्रित करूंगा। शुरू हो जाओ जल्दी से बेटा, क्या सवाल है? उम्मीद है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से सवाल समझ में आ गया होगा कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये रिन्यूएबल एनर्जी है कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। फटाफट दीजिए, इसका आंसर दीजिए, तब तक हम पानी का घूंट मार लेते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। एन भी आंसर आ रहा है, अधिकांश में एन का आंसर है, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो आर भी लिख करके भेज रहे हैं। यानी कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन तो लोगों के बीच में बचा हुआ है ही, है ना? आज ही ध्यान से सुन लीजिएगा, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है। रिन्यूएबल का मतलब यह है कि आज आपने उपयोग कर लिया तो वो कल भी बची रहे। मतलब यह है आपने अपने उपयोग के लिए, अपने आवश्यकता के लिए कहीं से यूरेनियम निकाल लिया तो वो बाद के लिए भी बचा रहे। जब तक जिंदगी चले दुनिया की, जब तक धरती चले, तब तक वो चीज हो, तब तो हो गया रिन्यूएबल, यानी जिसे दोबारा पैदा किया जा सके। लेकिन नॉन रिन्यूएबल क्या है? नॉन रिन्यूएबल का मतलब है एक बार कंज्यूम कर लिया तो खत्म हो जाएगी। इस स्थिति में नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में काउंट किया जाता है किसको? न्यूक्लियर एनर्जी को। तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ जाए कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। अब दूसरा सवाल चलते हैं। सर यदि ये खत्म हो सकता है तो हमारा दूसरा सवाल ये है, ये प्रदूषण फैलाता है कि नहीं फैलाता? क्योंकि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनमें जिनका नाम आता है वो नाम है कोयला, पेट्रोल, डीजल। मतलब इधर की तरफ अगर हम ध्यान से देखें तो कोयला, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, ये वो सोर्सेज हैं, बायोमास, ये सर ये वो सोर्सेज हैं जो कि अपने आप में भविष्य में अगर एक बार यूज कर लिया तो बचेंगे नहीं। इन सब की खासियत यह है सर कि ये सब जब जलाए जाते हैं तो सर यहां से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ध्यान से सुनिएगा, इसको थोड़ा तथ्यात्मक रूप से समझने का प्रयास करना। हमने आपसे क्या कहा कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर एनर्जी रखी हुई है, जैसे मान लीजिए कि मैंने रिन्यूएबल में एनर्जी रखी हुई है, सोलर रखी हुई है, विंड रखी हुई है ना, और वाटर एनर्जी यानी कि टाइडल एनर्जी रखी, जिसे आप टाइडल भी कहते हैं, टाइडल एनर्जी रखी हुई है ना। यदि ये एनर्जी के टाइप है मेरे पास में तो सर ऐसी स्थिति में यहां पर ग्रीन हाउस का इमिशन नहीं होता, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब मैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यूज करता हूं, कोयला जलाता हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, पेट्रोल जलाऊं, सीएनजी जलाऊं, एलपीजी जलाऊं, बायोमास जलाऊं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। एक बात लोगों के दिमाग में यह बैठ चुकी है कि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। सर लेकिन गलती से एक चीज यहां पर क्या सेट बैठ गई कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में न्यूक्लियर एनर्जी भी आती है।
तो क्या न्यूक्लियर एनर्जी जो कि यूरेनियम से पैदा की जा रही है, सर क्या वो न्यूक्लियर एनर्जी भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती है? यही आज का सवाल है। आप कहेंगे क्या इतनी देर से आप सवाल ही समझा रहे थे क्या? भाई मैंने सवाल नहीं, मैंने आपको एनर्जी के प्रकार भी इसी के अंदर पढ़ा दिए। अब मैं तो यहां से आगे की बात करने वाला हूं। दुनिया में जो ये मानसिकता बिठा दी गई है कि यूरेनियम जब टूटता है तो यहां से साथियों टूटने से एनर्जी बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी बाहर नहीं आती है। इसका मतलब लोगों का मानना यह है कि यूरेनियम को जलाने से CO2 टूट के बाहर नहीं आती है। जैसे मैं आपको बताऊं, भाई कोयला तो खुद ही कार्बन से बनके बना हुआ है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया CO2 बन गया। पेट्रोल खुद भी कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर है, फिर CO2 बन गया। इन सब में तो कार्बन है, यूरेनियम के पास कहीं भी कार्बन नहीं है। जब ये कार्बन यहां पर नहीं है तो इसका मतलब साफ है कि यहां से ऊर्जा बाहर आएगी तो सही, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगी। लोगों ने दिमाग में यह बिठा लिया कि भाई यूरेनियम बहुत अच्छी चीज है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता है, दुनिया के लिए यह बेहतरीन है, ऐसा दिमाग में बैठ गया। लेकिन वैज्ञानिकों का एक समूह इस बारे में ही चर्चा करने के लिए एकत्रित हो गया। और वो समूह क्या चर्चा किया? चर्चा यह किया कि क्या न्यूक्लियर एनर्जी क्लाइमेट के लिए अच्छी बात है? अगर कार्बन ग्रीन हाउस गैस नहीं निकाल रही है तो इसका मतलब ये तो अच्छी चीज मानी जानी चाहिए। लेकिन इस पूरी रिसर्च में जो बात निकल के आई वो परिणाम चौंकाने वाले थे। चौंकाने वाले परिणाम जो है वो बस आपको पता होने चाहिए, बाकी तो सारे तथ्यात्मक जानकारी आपको दे ही दी जाएगी। जानकारी ये है कि यूरेनियम से भले ही आप बिजली पैदा कर लें, यूरेनियम खुद कार्बन डाइऑक्साइड ना निकालता हो, लेकिन ऊर्जा उत्पादन के लिए जो भी प्रयास आप करते हैं उन प्रयासों के दौरान जितनी एनर्जी खर्च होती है या जितना पॉल्यूशन फैलता है, उससे अगर पर किलोवाट ये नापा जाए कि 1 किलोवाट एनर्जी पैदा करनी थी यूरेनियम से, तो फैक्ट निकल के आता है कि 66 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। साथियों ये तथ्य सुनकर के मेरा खुद का दिमाग एक बार में ही सन्न हो गया कि अगर मतलब 1 किलोवाट एनर्जी प्रति आवर के हिसाब से मुझे पैदा करनी है तो 66 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। अब आप पूछेंगे सर जी यूरेनियम की एनर्जी के बारे में तो सुना है कि यूरेनियम टूटता है, यूरेनियम 92 235 टूटता है, लेकिन हमने कभी कार्बन बनता हुआ नहीं देखा। फिर CO2 कहां से आ गया? यही तो बता रहा हूं मैं आपको। बात यह है कि यूरेनियम से ऊर्जा बनाते समय बहुत बड़े बड़े रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, बहुत बड़े पावर रिएक्टर्स की आवश्यकता होती है। जब रिएक्टर्स की आवश्यकता होती है तो उनका निर्माण, उनका रखरखाव, उनका मेंटेनेंस, उसमें इतना ज्यादा कार्बन का उपयोग होता है कि एक प्रकार से जितनी ऊर्जा वो पैदा करता है उस ऊर्जा से 66 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन पर्यावरण में होता ही है। यानी कि यह ना माना जाए कि न्यूक्लियर एनर्जी खुद से डायरेक्टली भले कार्बन प्रोड्यूस ना करती हो, लेकिन इसकी वजह से कार्बन बहुत उपयोग में आता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे देश के कुछ राजनेता कहते हैं कि मैं तो केवल दाल रोटी खाता हूं, देश के अकाउंट में से कुछ भी पैसा नहीं लेता हूं। ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए ये बात वैसे ही है कि साहब हम तो केवल दाल रोटी खाते हैं, हम अपने में से कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग में नहीं लेते हैं। लेकिन वास्तविकता में आपको नेता बनाए रखने के लिए जो संसाधन लगाए गए हैं, Z+ की सिक्योरिटी लगाई गई है, आने जाने के लिए हवाई जहाज दिया गया है, 15 गाड़ी आगे पीछे चलती हैं, 2000 लोग आपकी सुरक्षा में एनी टाइम लगे रहते हैं, पूरे समय पर आपके लिए ही S-400 मंगाया जा रहा है। देश में आप जहां जाएं आपके लिए पहले से वहां के पूरा प्रशासन लग जाता है। तो जनाब उसका जो पैसा खर्च हो रहा है ना, वो आपकी दाल रोटी के बराबर नहीं है। वो असल में आप दाल रोटी बोलकर दुनिया के साथ भ्रम पैदा कर रहे हैं कि आप जनता के अकाउंट में से कुछ भी नहीं ले रहे हैं। जनाब आपके लिए जो पैसा खर्च हो रहा है ना, वो भी आप ही के ऊपर खर्च हो रहा है। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको यह बात समझ में आई हो। न्यूक्लियर एनर्जी एक प्रकार का ऐसा राजनेता है जो खुद के बारे में बोलता है मैं खुद से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करता। अरे भैया, लेकिन तुमसे निकलवाने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा खर्चा लगता है, उस खर्चे में इतना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। यह वैज्ञानिकों के एक समूह ने अध्ययन किया। इसी कारण से यह विषय बन गया कि क्या यह अच्छी बात है कि यहां से एनर्जी निकलती है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? तो रिएक्टर्स है, आप लोगों को फटाफट एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जल्दी से बताइए कि भारत
भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर्स कितने हैं? रिएक्टर्स नहीं, आप भारत में बताइए कि न्यूक्लियर सेटअप कितनी जगह पर है। रिएक्टर्स की संख्या तो भारत में अलग है, संयंत्र कितनी जगह लगे हुए हैं, आपसे यह पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो जल्दी से बताइए, तब तक मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जो जानकारी निकल करके आई है वो ये है कि 2020 और 21 के अंदर जब कोरोना आया तो कोरोना की वजह से ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन के अंदर कमी देखी गई थी, जो लगभग 5.5% थी। 5.4% कम ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ था, कम CO2 का उत्सर्जन हुआ था। 2021 में जब से वापस से लॉकडाउन वगैरह खुले हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि हुई है और दुनिया में 4.9% कार्बन उत्सर्जन बढ़ गया है। कोरोना काल से पहले 5.4%, उससे बाद में 4.9%, इसका मतलब अभी भी कम हुआ। बिल्कुल, संयंत्र हमारे यहां पर 7 लगे हुए हैं और 7 संयंत्रों के अंदर जो रिएक्टर्स लगे हुए हैं वो 23 रिएक्टर्स लगे हुए हैं। याद कर लीजिएगा, इंडिया में वर्तमान में संयंत्रों की संख्या जो है, यानी कि जो सेटअप है वो 7 जगह है, जहां पर रिएक्टर 23 रिएक्टर्स लगे हुए हैं, यानी कि 23 जगह से यहां पर बिजली का उत्पादन होता है और 7480 मेगावाट बिजली का उत्पादन वर्तमान में हो रहा है। यह तथ्यात्मक जानकारी आपको याद होनी चाहिए। 7480 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। और जो हमने आपसे शुरुआत में सवाल पूछा था कि भारत ने कुल कितनी ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, तो भारत ने 63 गीगावाट एनर्जी यानी 63 इंटू 1000 इतनी एनर्जी का लक्ष्य रखा है 2032 तक। यह हमारा लक्ष्य है। तो उम्मीद है यह तथ्यात्मक जानकारी भी आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगी। आप इसे एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद करना नहीं भूलेंगे। बीच बीच में मैं आप लोगों से बोलता हूं कि सेशन शेयर कर दो, लेकिन आप लोग भूल जाते हैं, शायद पढ़ने में ज्यादा एंगेज हो जाते हो। कर दो यार, मतलब इतनी भी क्या मतलब महान वो कर रहे हो यार, है। अब देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। यूरेनियम का जो एक पैलेट है, एक पैलेट का मतलब हुआ 1 इंच जितनी जो गोली है ना यूरेनियम की, देखो ये रही, ये कितनी ज्यादा ऊर्जा पैदा करती है, इसके बारे में अंदाजा लगाओ साथियों। 17,000 क्यूबिक फीट जितनी गैस ऊर्जा पैदा करेगी, उतनी ऊर्जा ये पैदा करती है। या फिर 120 गैलन, 120 गैलन का मतलब हुआ 400 लीटर अगर आप तेल जलाते, उससे जितनी एनर्जी बनती, उतने से यूरेनियम से इतनी एनर्जी बन जाती है। ऐसे समझिए, 1000 किलो कोयला जब जलाते ना, तो 1000 किलो कोयला जलाने से जो एनर्जी निकल करके आती, और 1000 किलो से जो एनर्जी निकल करके आती, वो एनर्जी साथियों एक यूरेनियम पैलेट से, यानी 1 इंच यूरेनियम उपयोग करने से बन के आती है। ठीक है ना, उम्मीद है आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई हो। यह तथ्यात्मक जानकारी थी, बाकी तो सारी बातें मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दी हैं। क्या कुछ है वो सारा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी अनअकैडमी पर मेरे साथ पढ़ के यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, तो 9 तारीख से हमारे सब्सक्रिप्शंस की कीमत बढ़ने वाली है। और यूपीएससी का कॉम्बैट हर संडे को आयोजित किया जाता है। 56 क्वेश्चन 60 मिनट में पूछे जाते हैं। सुबह 11 बजे टेस्ट होता है। कल भी आपका टेस्ट है, जिसमें 4 करोड़ रुपए के आसपास की जो आपको स्कॉलरशिप्स हैं वो दी जाएंगी, जिसमें से 1 से लेकर के जो 3rd रैंक तक के विद्यार्थी हैं उनको एकदम फ्री स्कॉलरशिप, यानी कि पूरी तरह से फ्री क्लास उपलब्ध कराई जाएगी। किसी भी मीडियम में आप ये टेस्ट दे सकते हैं, अनअकैडमी की वेबसाइट पर दे सकते हैं, एप्लीकेशन पर दे सकते हैं। इस कॉम्बैट में जरूर पार्टिसिपेट करें। इसके लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज करके इसमें आप अभी एनरोल कर सकते हैं। रोजाना होता है ये, मतलब हर रविवार को ये टेस्ट होता है। इसके साथ साथ अनअकैडमी पर चल रही जो डेली टेस्ट सीरीज है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके, जैसे अभियान नाम से एक टेस्ट सीरीज चल रही है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज चल रही है, फ्री टेस्ट सीरीज है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज ये चल रही हैं। आप अनअकैडमी पर अगर पढ़ते हैं और आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो आपको 0% इंटरेस्ट रेट के साथ में इजी EMI ऑप्शन उपलब्ध है। अप्रूवल इसका 2 घंटे के अंदर हो जाता है। मिनिमम पेपर वर्क के साथ 0% इंटरेस्ट रेट के साथ में आप अनअकैडमी पर अगर चाहें तो सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। यूज माई रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल 10% डिस्काउंट इमीडिएटली। आप इसके लिए लोन फैसिलिटी का भी उपयोग में ले सकते हैं। हमारे आइकॉनिक प्लान का अगर आप उपयोग करते हैं तो इसमें लाइव मेंटरिंग होती है। मतलब यह है कि आपको टीचर के द्वारा पर्सनल फेस टू फेस देख करके मेंटरिंग की जाती है। स्टडी प्लानर दिया जाता है। प्रॉपर क्वेश्चन आंसर मतलब प्रैक्टिस का भी आपको उपयोग किया जाता है। यदि आप अनअकैडमी पर पढ़ना चाहते हैं तो 12 महीने का जो कोर्स है वो 44,000 रुपीज में आपको दिया जा रहा है, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल सारी की सारी चीजें आप लोगों को यहां पर दी जा रही हैं। यदि आप चाहते हैं आइकॉनिक का कोर्स परचेज करना, तो अनअकैडमी पर आपको 67,000 रुपीज में यह कोर्स दिया जा रहा है।
है ना। इसके अंतर्गत आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेंस ऑप्शनल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, यूज माय रेफरल कोड अंकित 10। और यदि आपको कोर्स परचेज करना है तो 9 तारीख से पहले पहले करें, तो कोर्स की रेट बढ़ रही हैं, अगर आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।